नमस्कार, दीप द नॉलेज वर्ल्ड में मैं पुरुषोत्तम गुप्ता आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजनीतिक संस्कृति। राजनीतिक संस्कृति का जो ये टॉपिक है, ये थर्ड वीडियो है इस टॉपिक पर। इसके दो वीडियो हम पहले बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, या वीडियो के एंड में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, जिससे आप वो दोनों वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट अवश्य कीजिएगा। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो बात करते हैं राजनीतिक संस्कृति। राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक सामाजिकरण हमारा ये टॉपिक। तो मैं वापस थोड़ा सा रिकेप करता हूं और दोनों के बारे में शॉर्ट में समझाता हूं दोनों है क्या। तो राजनीतिक संस्कृति को समझने से पहले हमें संस्कृति को समझना होगा। संस्कृति है क्या? तो संस्कृति सामाजिक जीवन में जो जीवन के तरीके होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, मूल्य होते हैं, विश्वास होते हैं, रहन सहन, खान पान, विश्वास, परंपराएं, मूल्य, मानक, ये सब मिलकर के संस्कृति का निर्माण करते हैं, है ना। जैसे भारत की संस्कृति है ना। हमारा खान पान, रहन सहन, बोलचाल, भाषा, लोगों का आचार विचार, व्यवहार, ये सब संस्कृति मिलकर के संस्कृति का निर्माण करते हैं। राजनीतिक संस्कृति क्या है? जब संस्कृति का वो पक्ष जो राजनीति से संबंधित हो, यानी कि राजनीति से संबंधित परंपराएं, रीति रिवाज, मानक, मूल्य, विश्वास, प्रथाएं, इन सबको हम राजनीतिक संस्कृति का नाम दे सकते हैं। जैसे भारत में बड़े लंबे समय से एक सांस्कृतिक रूप से कहा जाता है कि कौन अब हमको का हानि, यानी राजा कोई भी हो, हमें क्या नुकसान है। तो ये भारतीय राजनीतिक संस्कृति की उदासीनता को दर्शाता है कि यहाँ पर लोग राजनीति के प्रति कैसे उदासीन रहते हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक सामाजिकरण की। तो सामाजिकरण क्या है, पहले हम उसे समझें। तो सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो नई पीढ़ी है उस तक संस्कृति को पहुंचाया जाता है ना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं घर परिवार में, उनको हम बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। हमें ऐसे रहना चाहिए, ऐसे लोगों से बोलना, ऐसे खाना पीना, मंदिर जाना, वहां ऐसा व्यवहार करना, स्कूल में हमें ऐसा व्यवहार करना। तो ये सारी चीजें नई पीढ़ी को जो सिखाई जाती है संस्कृति की, उस प्रक्रिया का नाम सामाजिकरण है। यानी कि सामाजिकरण के माध्यम से नई पीढ़ी को उस संस्कृति के अनुकूल ढाला जाता है, संस्कृति के अनुकूल बनाया जाता है। बात करते हैं राजनीतिक सामाजिकरण की। तो राजनीतिक सामाजिकरण क्या है? राजनीतिक सामाजिकरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक राजनीतिक संस्कृति को पहुंचाने की प्रक्रिया है। नई पीढ़ी को जो समाज की प्रचलित राजनीतिक संस्कृति है उसके अनुकूल ढालने की प्रक्रिया है। जैसे आपके परिवार के बड़े लोग आपसे कहते हैं कि इसे वोट देना, इसे वोट मत देना, है ना। सार्वजनिक मुद्दों पर हमें किस प्रकार से प्रतिक्रिया देनी चाहिए। घर वाले कहते हैं अरे क्या फालतू के लफड़े में पड़ रहे, फालतू की नेतागिरी नहीं करनी, है ना। तो ये वो प्रक्रिया है जिसका नाम राजनीतिक संस्कृति है, राजनीतिक सामाजिकरण है, जिससे कि नई पीढ़ी को राजनीतिक संस्कृति के अनुरूप ढाला जाता है, उसे सिखाया जाता है। अब हमारा टॉपिक है राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक सामाजिकरण में क्या संबंध है। तो स्वाभाविक सी बात है, राजनीतिक सामाजिकरण ही तो वो प्रक्रिया है जिससे राजनीतिक संस्कृति निरंतर बनी रहती है, आगे बढ़ती रहती है। क्योंकि राजनीतिक सामाजिकरण के माध्यम से इस राजनीतिक संस्कृति को स्थापित किया जाता है, नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है। अन्यथा अगर सामाजिकरण की प्रक्रिया नहीं होगी तो संस्कृति पुरानी पीढ़ी के पास जाकर के समाप्त हो जाएगी, नई पीढ़ी तक पहुंचेगी नहीं। तो राजनीतिक संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में, उनको स्थापित करने में राजनीतिक सामाजिकरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। नई पीढ़ी को राजनीतिक संस्कृति के अनुकूल आचार विचार, मानक, मूल्य, विश्वास, प्रथाएं, परंपराएं के अनुरूप ढालने का कार्य कौन करता है? राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया, है ना। अब इसमें बहुत सारे तत्व होते हैं राजनीतिक सामाजिकरण के, जो हमने पिछले वीडियोस में देख लिए। जैसे हमारा परिवार, शिक्षण संस्थाएं, पॉलिटिकल पार्टी, संचार के साधन
अड़ोस पड़ोस, मित्र मंडली, ये सारे वो तरीके हैं जिसके माध्यम से नई पीढ़ी को राजनीतिक संस्कृति के अनुकूल बनाया जाता है, नई पीढ़ी का राजनीतिक सामाजिकरण किया जाता है। राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया से जो राजनीतिक संस्कृति है, समाज की जो राजनीतिक संस्कृति है, वो निरंतर बनी रहती है ना, क्योंकि पिछली पीढ़ी को तो पता था, लेकिन नई पीढ़ी तक निरंतर रूप से ये चलती रहे, इसके लिए राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया बहुत बहुत ज्यादा आवश्यक है। लेकिन यहां पर बात करते हैं निरंतरता तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि सेम बने बनाए ढांचे में ढल जाएंगे वो, है ना, कि पहले राजतंत्र तो अभी भी राजतंत्र चला ही आएगा, राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया चल रही है, जो ऐसा नहीं है। निरंतरता के साथ कुछ परिवर्तन होते रहते हैं और ये परिवर्तन निरंतरता के साथ चलते रहते हैं। नई पीढ़ी अपने कुछ नए मानक, नए मूल्य, नए विश्वास, नई सोच, नई जो परंपराएं वो विकसित भी करती है, और इसी वजह से डेमोक्रेसी का विकास हुआ है, और डेमोक्रेसी में बहुत सारी नई चीजें आती रहती है और ये राजनीतिक संस्कृति में जुड़ती रहती है। लेकिन ये अचानक नहीं बदलती, राजनीतिक संस्कृति अचानक नहीं बदलती, धीरे धीरे उसमें कुछ क्रमिक विकास होता है, क्रमिक सुधार होता है, पुरानी संस्कृति के साथ कुछ नया जुड़ता जाता है, जो नई पीढ़ी अगली पीढ़ी को पहुंचाती है। बात करते हैं राजनीतिक संस्कृति का, राजनीतिक सामाजिकरण का एक और जो फायदा है वो है ये राजनीतिक व्यवस्था को तनाव और दबावों को सहने की सहन शक्ति प्रदान करता है ना, क्योंकि लोगों को पहले से सिखा दिया गया है कि आपको ऐसे रिएक्ट करना है, ऐसे विचार रखने, ऐसे मूल्य, ऐसी मान्यताएं, ऐसे विश्वास आपको रखने हैं, और इस वजह से ये जो मूल्य मान्यताएं हैं उनकी वजह से जो नए तनाव आते हैं, नए दबाव आते हैं, उनको धीरे धीरे अभ्यस्त कर दिया जाता है ना। अचानक से कोई चीज व्यवस्था में आए तो व्यवस्था टूट सकती है, लेकिन धीरे धीरे जब राजनीतिक सामाजिकरण के माध्यम से धीरे धीरे संस्कृति में नए तत्वों का प्रवेश किया जाएगा, तो अचानक जो समाज में विस्फोट, क्रांति की अवस्था है, उसे बचा जा सकता है। लास्ट में है स्थिरता। राजनीतिक सामाजिकरण सामान्यतया राजनीतिक व्यवस्था को, समाज को, व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी समाज में कई सारी उप संस्कृतियां पाई जाती है ना, जैसे इटली उदाहरण है उसका सबसे बढ़िया, बहुत सारी उप संस्कृतियां पाई जाती है, और इन उप संस्कृतियों की वजह से क्या होता है कि राष्ट्र विरोधी जो तत्व है, विखंडन की जो प्रवृत्ति है, वो उन उप संस्कृतियों में पाई जा सकती है, और राजनीतिक सामाजिकरण उस विखंडन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस वजह से उन संस्कृतियों को राष्ट्रीय विकास के अनुरूप ढालना अनिवार्य है, राष्ट्र निर्माण के अनुकूल ढालना अनिवार्य हो जाता है, जब भी जाकर के स्थिरता बनी रह सकती है। अब बात करते हैं राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन के महत्व की, कि इसका क्या महत्व रहा है हमारे अध्ययन में। देखिए, इसके महत्व की जहां तक बात करते हैं, राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन की वजह से राजनीतिक व्यवस्था को स्थिर और अस्थिर करने वाले तत्वों का अध्ययन किया जाने लगा है, वो अध्ययन के केंद्र बिंदु बनने लगे हैं। अन्यथा पहले किसका अध्ययन किया जाता था? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, संविधान। लेकिन इन सबको कौन से तत्व ऐसे हैं समाज के जो स्थिर या अस्थिर कर सकते हैं, उसका अध्ययन पहले नहीं किया जाता था। तो बात करते हैं इसका पहला जो लाभ है वो है जो अध्ययन का केंद्र है। पहले क्या थी आपकी औपचारिक संस्थाएं, है ना, उससे अब अध्ययन का केंद्र क्या बन गया? राजनीतिक समाज। ये राजनीतिक समाज अध्ययन का केंद्र बन गया है। पहले अध्ययन का केंद्र मैंने आपको बताया क्या था?
कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसकी शक्तियां, विभिन्न अंगों के मध्य संबंध संविधान क्या कहता है। लेकिन इस राजनीतिक संस्कृति उपागम के आने के बाद अब राजनीतिक समाज अध्ययन का केंद्र बन गया है। लोग कैसे सोचते हैं, देखो जाति का अध्ययन किया जाता है, धर्म का अध्ययन किया जाता है, क्षेत्र के अनुसार राजनीति का अध्ययन किया जाता है। तो इस वजह से अब राजनीतिक समाज अध्ययन का मुख्य केंद्र बन गया है बजाय औपचारिक संस्थाओं के। बात करते हैं कि इससे अगला फायदा क्या हुआ। इससे अगला फायदा हुआ राजनीतिक विकास। कैसे राजनीतिक विकास होता है? क्योंकि इस उपागम की वजह से जो राजनीतिक संस्कृति और सामाजिकरण जैसे जो तत्व हैं उनका अब अध्ययन किया जाने लगा है राजनीति में, और इनके अध्ययन ने राजनीति को और विस्तृत किया है और ज्यादा विकसित किया है और ज्यादा समयानुकूल बनाया है। बात करते हैं इसका अगला लाभ, वो है विवेकता। इस उपागम ने अध्ययन में अधिक विवेकता लाने का प्रयास किया है। विवेकता कैसे? कि हर एक व्यवस्था के लिए एक स्पेशल संस्कृति चाहिए, स्पेशल एटमॉस्फेयर चाहिए, जब भी वो व्यवस्था डेवलप हो सकती है। पहले ये माना जाता था कि सिर्फ आप संविधान बना दिए, संविधान में प्रावधान कर दीजिए और प्रावधान करने मात्र से लोकतंत्र विकसित हो जाएगा। लेकिन इसने बताया है कि सिर्फ संविधान बनाने से, सिर्फ नियम कानून बनाने से लोकतंत्र विकसित नहीं हो सकता है, उसके लिए आवश्यक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश भी विकसित करना अनिवार्य है। तो इसने अध्ययन को ज्यादा विवेकशील, ज्यादा तर्कसंगत बनाने का कार्य किया है। और लास्ट में इसकी वजह से जो निष्कर्ष है उसमें सुनिश्चितता आने लगी है। कैसे? कि विभिन्न राजनीतिक समाज विभिन्न अवस्थाएं कैसे ग्रहण करते हैं, विभिन्न प्रकार की दशाओं में कैसे पहुंच जाते हैं, इसका सुनिश्चित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है इस उपागम के माध्यम से, है ना। कि वहां की राजनीतिक व्यवस्था ध्वस्त हुई तो क्यों हुई, है ना। तो पहले तो अध्ययन क्या किया जाता है, संविधान में कमी होगी। अब अध्ययन किया जाता है कि समाज में वो कौन सी कमी थी, समाज के मूल्य मानक संस्कृति में वो कौन सी कमियां थी जिसकी वजह से वहां लोकतंत्र विकसित नहीं हो पाया। तो सटीक विश्लेषण राजनीतिक समाजों का, उनकी दशाओं का, उनकी अवस्थाओं का इसके माध्यम से किया जा सकता है। राजनीतिक संस्कृति की वजह से राजनीति विज्ञान एक संपन्न समाजशास्त्र बन पाया है। इसमें व्यष्टि और समष्टि दोनों का अध्ययन किया जा रहा है। व्यक्ति का अध्ययन भी किया जा रहा है, सूक्ष्म अध्ययन भी किया जा रहा है और समाज का अध्ययन भी किया जा रहा है। ये था आज का वीडियो। अब आप देखिएगा टेक्स्ट क्वेश्चंस और साथ में दूसरे वीडियोस का लिंक। धन्यवाद।